नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच ऐसे ही गंभीर मुद्दों को लेकर के, खास करके इस समय जो ट्रेंड कर रहा है नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार, विश्वगुरु, भ्रष्टाचार के विश्वगुरु। हालांकि उन्होंने देश को विश्वगुरु बनाने के सपने दिखाए थे, लेकिन वो खुद भ्रष्टाचार के विश्वगुरु बन गए। मैं नहीं समझता कि इस तरह से, इतने धड़ल्ले से, इतने खुलेआम सरकारी राष्ट्रीयकरण करके, मतलब भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण करके किसी भी देश में किसी नेता ने कभी किया हो। कहने का अर्थ यह है कि मैं समझता हूं दुनिया के पहले किंग ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के राजा, हमारे अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो किया है वो विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। चलो, काले में ही लिखा जाएगा, लिखा जरूर जाएगा। अब इसे समझने की जरूरत है। एसबीआई ने डेटा दे दिया, आधा अधूरा, कुछ छुपाते, ढकते, तोपते, न जाने कितने ड्रामे के बाद अभी भी सुप्रीम कोर्ट से डांट खा करके और बहुत कुछ देना बाकी है, जो देने का वादा करके सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई बेइज्जत होकर के बाहर निकला। यह सब कुछ हो रहा है किंग ऑफ करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के विश्वगुरु नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए। खैर, सिर्फ एसबीआई की बात नहीं है, देश की सारी एजेंसियां, सारी संस्थाएं, सब कुछ इस समय, सबको इस समय नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार में लगा रखा है। नरेंद्र मोदी सरकार नहीं, एक गैंग चला रहे हैं जिसे आप माफिया गैंग कह सकते हैं, और वो उस गैंग के डॉन हैं। जो आदेश देते हैं वो सब कुछ हो रहा है, नैतिक हो या अनैतिक। तो आज अगर इसे समझने की कोशिश करें, जो सोशल मीडिया में गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया, ये बिल्कुल साइलेंट है। प्रिंट में भी कहीं आपको विश्लेषण नहीं मिलेगा, इसके बारे में नहीं मिलेगा, जैसे कोई घटना ही ना हो। दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला इसे कहा जा सकता है, सरकारी तरीके से, समझ रहे हैं, सरकारी तरीके घोटाले हुए हैं और भी बहुत से तरीके पर सीधे सीधे सरकारी तरीके से सरकार और प्रधानमंत्री सीधे इन्वॉल्व होकर अगर घोटाला करे, यह दुनिया में पहली बार हुआ है। और इस बारे में नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया जा सकता है, विश्वगुरु। अब वो बन ही गए हैं, खुद ही अपने आप को विश्वगुरु बना लिया, देश भर बने या ना बने। तो इस पर चर्चा करने की जरूरत है। कुछ बातें, बहुत सी बातें सोशल मीडिया से आपको मिल रही होंगी, राष्ट्रवादी पत्रकारों से आपको मिल रहे होंगे, जो बड़ी मेहनत करके आपके लिए लाते हैं। आप उन्हें जरूर देखें, और सोशल मीडिया के जरिए ही आपको सही समाचार मिल पाएगा, बाकी सच्चाई तो मिल ही नहीं सकती, कम से कम डाबर और गोदी मीडिया और सुपारी मीडिया के जरिए। बात पॉइंट की। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि जो कुछ आप देख रहे हैं उसमें यह तो साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी ने खुलेआम भ्रष्टाचार किया। किन किन माध्यमों से किया, कैसे कैसे किया, अब यह भी एक एक करके सीधे सामने आ रहा है। लोग ला रहे हैं, आप और हम ला रहे हैं, एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, और एक दूसरे की मदद करके ही इसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे इस विषय पर सीधे नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया। खैर, नरेंद्र मोदी इस हद तक नंगे हो चुके हैं कि अब उन्हें कोई लाज, शर्म, हया, ये सब तो है नहीं कि किसी के कहने से उन्हें थोड़ी शर्म आ जाएगी, थोड़ा सोचने लगेंगे। ये सब तो बात की बात है, कहने का मतलब बीती हुई बात है, या यूं कह सकते हैं कि अब इस पर नरेंद्र मोदी सोचते ही नहीं। वैसे भी मतलब झूठ के राजा हैं, पता नहीं क्या क्या राजा हैं, आप तो जानते हैं। फिलहाल आज जो बात करेंगे वो उसी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर। मेरे दोस्त, जहां तक अब तक मैं समझ पाया हूं वो आपको बताऊंगा बड़ी सरल भाषा में। लोग प्रमाण के साथ, पेपर के साथ, इसके साथ आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। मैं जो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा वो जो मतलब कड़ियां जुड़ नहीं रही हैं, लिंक
बिखरा हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये जुड़ जाता तो और तस्वीर साफ हो जाती। उस लिंक को जोड़ने की कोशिश करूंगा। अब अगर नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के बारे में बात करें हम और आप या देश, तो नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापी, अनाचारी सब कुछ कहने में किसी शब्द में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है कि यस, वो यही है जो उनके लिए लोग कहते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, जानते हैं। हाँ, ये सोच सकते हैं नरेंद्र मोदी की कह के क्या कर लेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो ऐसे ही करेंगे। हाँ, ये उनका पैटर्न सही है कि ठीक है, कोई नहीं कुछ उखाड़ सकता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन द एंड हो चुका है। उखाड़ने की बात छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी आज अंदर अंदर तैयारी कर रहे हैं और किस देश में जाएंगे, वहां की नागरिकता, कहां की नागरिकता लेंगे, इस पर भी अंदर अंदर तैयारी चल रही होगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि बहुत समय नहीं बचा है उनके पास अब, और वैसे भी चुनाव लड़ने की हालत में नहीं है। चुनाव लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। खुद भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी। भारतीय जनता पार्टी भी 3 खंड में बढ़ चुकी है। एक ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी इज लीडेड बाय योगी आदित्यनाथ जी, दूसरी भारतीय जनता पार्टी फ्रेम्ड बाय आरएसएस, और तीसरी ये महाशय तो आपके सामने ही हैं, भ्रष्टाचार के राजा श्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी लीडेड, यानी गुजरात लॉबी वाली बीजेपी। तो बीजेपी 3 टुकड़े में बढ़ चुकी है। अनाउंस कब होगा यह देखने की बात है। कहते हैं ना कि जब मैदान छोड़ करके राजा भाग जाएगा, यानी सेना नायक, सेनापति, अभी तो सेनापति बने ही हैं, सेनापति जिस दिन भाग जाएगा उस दिन तो सेना पूरी बिखर जाएगी, ये आप जानते हैं। हो सकता है अभी डर लगा हो कि अरे भाई कहीं से भी ये जुगाड़ शुगाड़ करके फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ठोक देगा। इस डर से भले ही लोग चुप हैं, लेकिन अंदर खलबली तो मची हुई है। खुद दोनों मतलब गुज्जू भाई इस समय रात को सोते नहीं होंगे, बैठ करके एक दूसरे से राय मशवरा कर रहे होंगे कि कहां चलना है, नीरव भाई के यहां चला जाए या मेहुल भाई के यहां चला जाए या ललित भाई के यहां चला जाए, कहां, इस जगह। उधर जुगाड़ में भी वो लोग लगे हुए हैं, विनोद है ना, विनोद अडानी, तो उस भाई के, विनोद भाई के यहां चला जाए। खैर, इस जुगाड़ में लग गए होंगे, उस पर हम नहीं जाते। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राष्ट्रीय भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया और राष्ट्रीयकृत तरीके से नेशनलाइजेशन वे में उन्होंने भ्रष्टाचार किया खुलकर। एक वक्त था जब आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे बंगारू लक्ष्मण। अब बंगारू लक्ष्मण कहां के थे तो मुझे नहीं मालूम, मतलब हमने इस पर देखा नहीं, वो छोड़ देते हैं। तो वो जो है सीधे कैमरे पर, शायद उस समय तहलका.com या कोई और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इसका पर्दाफाश किया था। तो बंगारू लक्ष्मण सीधे हथियारों की खरीदारी और डील के चक्कर में उन्होंने सीधे कैश लेते पकड़े गए थे, शायद जेलोल भी गए। बाद में कभी उनकी जमानत हुई, हैं जिंदा हैं, कहां हैं, क्या हैं, ये मुझे इस पर मैं नहीं गया। इतना ही बस बताना है कि बंगारू लक्ष्मण से प्रेरणा लेते हुए नरेंद्र मोदी ने वो व्यवस्था कर ली कि किसी को बंगारू लक्ष्मण बनना ना पड़े, कोई घूस लेते रंगे हाथों ना पकड़ा जाए, जरूरत ही नहीं है। ऐसी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने की और उसी व्यवस्था का नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड कहां कहां, कैसे कैसे, किस किस तरीके से इस्तेमाल किया गया वसूली के लिए, यह तो निश्चित है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में एक डॉन अपने शूटरों के जरिए यानी ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए वसूली का धंधा खुल करके शुरू किया, लेकिन सिर्फ वसूली के लिए ही नहीं, और भी बहुत से कामों के लिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी और भी बहुत से तरीके हुए भ्रष्टाचार के, वो उस पर बात कभी करेंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली जो मतलब डॉन ने शुरू किया, उसमें इस्तेमाल किया अपने शूटरों की जगह, भाई की जगह, कि ईडी, सीबीआई और आईटी का। लेकिन कैसे कैसे, कहने का मतलब एक्सपीरियंस हो चुका था। बंगारू लक्ष्मण जेल जा चुके थे, थू हो चुकी थी भारतीय जनता पार्टी की। भारत में सबसे पहली पार्टी और पहला अध्यक्ष बने थे बंगारू लक्ष्मण, जो कैमरे के सामने घूस लेते पकड़े गए थे हथियारों की डील में।
वो नहीं चाहते थे नरेंद्र मोदी के ऐसा फिर कभी हो। अब इलेक्टोरल बॉन्ड वसूला किन किन माध्यमों से गया और किस किस लिए? जैसे व्यापार देने के लिए, ठीक है, व्यापार देने के लिए लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड वसूला गया। सरकार हाथ में है, बहुमत की सरकार है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जितने भी भारत में लोगों को इश्यू किए गए वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली करने के बाद, घूस लेने के बाद वो प्रोजेक्ट हैंडओवर किए गए। यानी बिजनेस देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली की गई। सिर्फ यही नहीं, जब बिजनेस दे दिया तो बिजनेस में भ्रष्टाचार करे और उसमें भी हिस्सेदारी दे, इसके लिए भी इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल किया गया। बीच बीच में आपने देखा है कि अगर किसी को बिजनेस मिल गया है, ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह छोड़ दिया गया है, वो बिजनेस कर रहा है, अब वो अपने तरीके से लूटपाट खा रहा है, वो लूटपाट रहा है, उसको लूटपाट करने की पूरी छूट दी गई है। लेकिन उसके साथ साथ बीच बीच में भी उससे वसूली की जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और भी बहुत माध्यम होंगे वसूली करने के, लेकिन सीधे अगर ये सामने है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली की जा रही थी उनसे जिनको बिजनेस दिया गया और उनका बिजनेस फल फूल रहा था। आपने देखा होगा कि 17-18 कुछ ऐसे ही आपने बीच में सोशल मीडिया में ही देखा होगा कि अगर 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो वो 2500 करोड़ प्रोजेक्ट लग जा रहा है उसको बनाने में। ये सारी गड़बड़ी और सारे हाइक्स जो हुए कि मतलब 2 रुपए में बनाना है तो 2000 रुपए में बनाया जा रहा है। कोई प्रोजेक्ट अगर तैयार किया जा रहा है तो वो वहां भी इसके जरिए वसूली की गई कि भाई ठीक है, तू 2000 में बनाना है, तू 2 करोड़ में बना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिस्सा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पहुंचा दे। यहां तक कि मेरे दोस्तों, मतलब मैंने कहा कि व्यापार देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस लिया गया, ईडी, सीबीआई और आईटी को भेजकर वसूली करवाई गई। चलाने के लिए, प्रोडक्शन मनी चलाने के लिए और चलाते समय उसमें भ्रष्टाचार करने के लिए भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस लिया गया। सीधे भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र और सरकारी, कहीं कोई पकड़ने वाला नहीं। कौन स्ट्रिंग ऑपरेशन करेगा? अब सोचो, जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा आ रहा है तो कौन कहां से स्ट्रिंग ऑपरेशन करेगा? क्या लेके आएगा और क्या दिखाएगा लोग, क्या बताएगा लोगों को? तो व्यापार देने के लिए, व्यापार करते रहने के लिए और व्यापार में भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचार की पूरी छूट है। 1 का 10 मांगो, वसूल करो, तुम भी खाओ और इधर भी खिलाओ। नहीं खिलाते हो तो फिर जेल जाओ, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, लेकिन वसूली चालू रहेगी, देते रहो। ये काम एक सबसे ज्यादा चंदा देने वाली 1200-1300 करोड़ का चंदा जिसने दिया है उसके बारे में आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा। मैं पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूं कि कैसे कैसे नरेंद्र मोदी ने वसूली की। दूसरा, व्यापार देने के लिए, व्यापार करते रहने के लिए, व्यापार में घपला करने के लिए हर जगह नरेंद्र मोदी की एक रेट फिक्स थी कि इतना देना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, लोगों को मारने के लिए भी नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया। जैसे कोई है पूनावाला, समथिंग आधार पूनावाला है, जो भी है, जिसने वैक्सीन बनाई थी। अब मान लीजिए उस आदमी ने कुछ 50-52 करोड़ से ज्यादा चंदा दिया और फिर उसको वो बिजनेस मिला, उसने बिजनेस किया। अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए वो आदमी योग्य नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो 55 करोड़ 50 करोड़ के ऊपर लेकर के उसको दे दिया। अगर वो इस योग्य नहीं, क्योंकि ये काम सरकार का था, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इसको अगर बनाता तो शायद इस पर भरोसा होता, भरोसा किया जाता। हालांकि लोग भरोसा न होने के बावजूद भी जान कबूल करके इनके वैक्सीन को लोगों ने स्वीकार किया होगा, किया जो भी हो। लेकिन प्रश्न यह है कि वहां लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया। कैसे? कि अगर मान लीजिए आधार पूनावाला इस योग्य नहीं है कि वो सीरम बना सकें, वो वैक्सीन बना सकें, लेकिन फिर भी उनको पैसा घूस लेने के लिए के नाते उनको दे दिया गया। ठीक है, तो ये लोगों की जान से खेलना हुआ कि नहीं हुआ? यानी लोगों की लाशों का भी सौदा किया गया, लोगों को मरने के लिए भी बेचा गया। वसूली इसलिए भी की गई कि तू जो भी बनाना है गुड़ गोबर बना के लोगों को मार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंदा चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। अगर इस हद तक गिर करके भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी लीडेड, ये इस
घोटाले के लिए तो सीधे सीधे अकेले नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। मैं जानता हूं, मुझे पता है, और यह बात कई बार सामने भी आई है हमारे, जब हम इनके आसपास थे, कि हमारे पास पैसा है तो हमें प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर होना चाहिए, मैं व्यवस्था तब करूंगा। नरेंद्र मोदी ने 2009 में भी आडवाणी को पीछे ढकेलते हुए चाहते थे कि ये 2009 में ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाएं। इसके लिए बड़ी कोशिश की थी, इसके लिए यहां तक कि ब्लैकमेलिंग भी की, इसके लिए यह कहा कि मैं पैसे की व्यवस्था तभी करूंगा, मैं चुनाव के लिए प्रचार तभी करूंगा जब मुझे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, आडवाणी पीछे नहीं हटे और आडवाणी को हराया गया जानबूझकर। आपको पता होगा कि उस समय चुनाव प्रचार वगैरह में कोई हिस्सेदारी नहीं ली, चुनाव प्रचार नहीं किया। ठीक है, जो हुआ वो अलग बात है। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि ये उस समय से घोटालों की सारी प्लानिंग, सारी तैयारी जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब से कर लिए थे कि कैसे कुर्सी पर आने के बाद कैसे घोटाले करने हैं, जिससे बंगारू लक्ष्मण का हाल भी ना हो और देश को लूटा भी जा सके। दुर्भाग्य से देश के इन्हें कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया चालों के जरिए और झूठ मक्कारी को फैला करके ये प्रधानमंत्री बन भी गए। बनने के बाद तो जो किया वो आपके सामने है। अब इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से साइलेंट मोड में है। कहा करते थे मनमोहन सिंह को कि मनमोहन सिंह बोलते नहीं, साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं। ये बोलते हैं लेकिन मुद्दे पर नहीं बोलते। दुनिया भर की बकवास करेंगे, दुनिया भर का झूठ बोलेंगे, दुनिया भर के झूठे वादे करेंगे, दुनिया भर के लालच देंगे, कुछ भी करेंगे, सच नहीं बोलेंगे, मुद्दे की बात नहीं बोलेंगे। आज जब पूरा देश उथल पुथल मचा हुआ है, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा स्कैम सामने आया है, चुनाव सामने खड़ा है, नरेंद्र मोदी सफाई देने के लिए तैयार नहीं है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। पकड़े गए हैं। क्या कहते हैं ना कि गांव में कि जबर चोर सेनी में गाँव है, यानी घर में सेंध लगाकर घुस गया और वहीं गाना गा रहा था क्योंकि थोड़ी ताकत थी, जबरदस्त था। वो हाल नरेंद्र मोदी का है। आज चोरी करते सीधे पकड़े गए हैं, चोर साबित हो चुके हैं, कोई अब प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आराम से अंदर से खलबली मची हुई है। बाहर तो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ चंगासी है ना, आप लोगों को इस तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना घृणित भ्रष्टाचार इस घृणित तरीके से शायद ही विश्व के इतिहास में कोई भी विश्व का नेता किया हो। तो अब तो यह मान लेना चाहिए दुनिया को, भारत को भी, कि नरेंद्र मोदी रियली विश्व गुरु हैं। भले ही काम के नहीं तो भ्रष्टाचार के ही सही, विश्व गुरु तो हैं। तो इज द किंग ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के विश्व गुरु बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। अब वो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, साइलेंट मोड पे हैं। अब आप सोचिए कि अब आगे नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। मैंने कहा स्केप आर इमरजेंसी, भाग जाएंगे या इमरजेंसी लगा देंगे। चलिए इसके बीच में भी अगर कोई रास्ता निकालते हैं तो उनके पास सारे सिस्टम उनके पास है। गोदी मतलब मीडिया को गोदी बना चुके हैं, डाबर मीडिया बना चुके हैं, सुपारी मीडिया बना चुके हैं, जो काम कर रही है बखूबी अपना धर्म निभा रही है, वो अपना अधर्म निभा रही है। अब इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी डकैती, इतना बड़ा भ्रष्टाचार आम आदमी तक पहुंचेगा कैसे? और यही बात मैं शुरू से बता रहा था कि नरेंद्र मोदी का पैटर्न ऑफ क्राइम क्या है, वो क्राइम कैसे करते हैं, अपराध कैसे करते हैं। ये सारी चीजें मैं बार बार, एक बार नहीं हजारों बार बता चुका हूं। वैसे नरेंद्र मोदी बड़े क्लियर आदमी हैं। कम से कम अगर नरेंद्र मोदी के बातों को कोई सुने तो नरेंद्र मोदी ठग नहीं पाएंगे। अगर उनकी ही बातों को कोई ध्यान से सुने और उसका अर्थ निकाल ले, समझ जाए, तो नरेंद्र मोदी खुद किसी को ठग नहीं पाएंगे। लेकिन लोग कहीं का कहीं, वो है ना एक कथा कालिदास की कि कालिदास महामूर्ख था, जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। कुछ विद्वान मिलकर गए, पकड़ के लाए और उसे विद्योत्मा के सामने साबित कर दिया कि इससे बड़ा विद्वान ही कोई नहीं है। वही हाल भारत का हुआ इस कालिदास के मामले में। एक महामूर्ख, एक अनपढ़, एक गंवार
नासमझ आदमी को इस तरह से गद्दी पर कुछ पूंजीवादी लोग, पूंजीपति लोग, या जो अपने स्वार्थों को साधना चाहते थे, दूसरे देश के लोग, दूसरे देश के पूंजीपति, चीन, पाकिस्तान, आपको तो यह भी सोशल मीडिया से जानकारी मिली होगी कि चीन ने भी चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड में, पाकिस्तान ने भी दिया है। सबसे बड़ा चंक, सबसे बड़ा जो चंदा है जो बेनामी आया हुआ है, वो सारा का सारा अडानी और अंबानी का है। उन्होंने बेनामी से दिया, यानी फॉल्स कंपनी, सेल्स कंपनियों के जरिए जो चंदा आया है वो अडानी और अंबानी ने दिया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको लगेगा कि जिसकी सारी प्रॉपर्टी सीज हो गई, जिसके ऊपर सीबीआई और ईडी के रेड है, बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं, वो अगर हजार करोड़ का चंदा दे रहा है तो निश्चय ही कि वो उसका पैसा नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का ही पैसा है जो ब्लैक से व्हाइट करने के लिए उसी को पैसा दे दिए होंगे। खेल कहां कहां खेला गया है ये समझने की बात है। मैंने कहा कि बिजनेस लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस में जमे रहने के लिए पैसा लोगों ने दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। सिर्फ यही नहीं, आपने देखा होगा कि लोगों का बिजनेस छीन लिया, लोगों का जीएमआर ने, मैंने देखा अभी कि जीएमआर ने भी दिया है। जीएमआर का तो एयरपोर्ट छीन करके अडानी को दे दिए, या एसीसी सीमेंट के एसी मुद्दा। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि सरकार को नरेंद्र मोदी ने एक गैंग की तरह चलाया। यह तो अब साबित हो चुका है। फिलहाल उस पर बात करने से बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जो करना था कर चुके हैं। समस्या क्या है कि क्या नरेंद्र मोदी के पाप देश के आम आदमी तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, इसकी भी व्यवस्था पहले से ही नरेंद्र मोदी ने कर दी। मीडिया को गोदी बना दिया। ब्यूरोक्रेट्स देश के हित में फैसले ना ले सकें, इसके लिए ब्यूरोक्रेट्स को भी गोदी बना दिया। यहां तक कि न्यायपालिका को भी गोदी बनाने की कोशिश की। अब उसमें भी चंद्रचूड़ जैसे कुछ लोग हैं जो देश के सम्मान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, वरना ये तो उन्हें भी गोदी बना देते। अब सोच के देखिए, इसके पहले बहुत कई बार कई मामलों में ऐसा कर चुके हैं, क्लीन चिट ले चुके हैं। चाहते तो अगर चंद्रचूड़ की जगह कोई और होता, या जो पीठ या फैसले दे रही है या सीबीआई को हड़का रही है, नरेंद्र मोदी का कच्चा चिट्ठा खोल रही है, अगर हो सकता है कोई और टीम रही होती, यानी इसके पहले जो राज्यसभा में गए, जो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो ऐसे लोग, वो लोग रहे होते तो क्या फैसला आता, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, समझ लीजिए। और उसी को आधार बनाकर फिर प्रचार करते कि भाई हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं, हमने तो कुछ नहीं किया है, हम पर तो झूठे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे दोस्त, समझने की बात यह है कि नरेंद्र मोदी का ये अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार चलेगा या रुकेगा, सोचने और समझने की बात है। बात यही है, देश तक अगर बात पहुंचेगी, नरेंद्र मोदी को यह भी डर नहीं है कि हर आदमी अगर देश का जान जाएगा तो हमको वोट नहीं देगा। नरेंद्र मोदी को वोट की चिंता नहीं, वो ईवीएम से ले लेंगे। लड़ाई कहने का मतलब यहां खत्म नहीं। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी एक नंगे होकर के सामने आ चुके हैं। अब इस पर कोई बाल की खाल निकालना की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास और भी हथियार हैं जिनका प्रयोग करके वो आगे भी देश का व्यापार कर सकते हैं। वो ऐसे कह चुके हैं कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। आज उन्होंने साबित कर दिया कि रियली वो गुजराती हैं और व्यापार उनके खून में है, और उन्होंने पूरे देश का व्यापार किया। यह भी एक ट्रेड है। उन्होंने लाइसेंस इशू करके, मतलब लाइसेंस बना करके वसूली की, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड एक लाइसेंस ही हुआ ना, लाइसेंस ही हुआ जिसके जरिए वसूली करने का। वैसे भी नरेंद्र मोदी, किसान आंदोलन हो या इन सब, जहां भी नरेंद्र मोदी ने जो भी किया, हर बुरे काम को लाइसेंस देने की कोशिश की। हर बुराई, बलात्कार करते हो, चलो बलात्कार की छूट का एक कानून बना देते हैं। भ्रष्टाचार करते हो, कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार कर सको ऐसा एक कानून बना देते हैं। महंगाई बढ़ाते हो, जमाखोरी करते हो, तो चलो कोई बात नहीं, किसान बिल बना लाते हैं, यानी जमाखोरी का एक कानून बना देते हैं। आदमी क्या है ये समझ में नहीं आता। हर बुरे काम को करने के लिए कानूनी हथकंडा अपना लेता है, कानूनी रास्ते निकाल लेता है। मेरे दोस्त, ये अंतिम लड़ाई चल रही है। अगर इस समय देश हारा तो देश गुलाम। अगर कहीं किसी भी तरह से इमरजेंसी लगाकर या किसी भी तरह से अगर नरेंद्र मोदी जीत गए और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, तो समझ लो देश को गुलामी से कोई रोक नहीं पाएगा, देश को खत्म होने से कोई रोक नहीं पाएगा। न जाने कौन कौन से चोर आकर के देश पर राज करके चले गए। लेकिन
आप समझ सकते हैं आज ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ चोर गुजरातियों का पूरा देश गुलाम हो जाएगा। कुछ गुजरातियों की बात कर रहा हूं, जो चोर हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो नरेंद्र मोदी के आसपास के लोग हैं, उनका गुलाम देश हो जाएगा। गुलामी चाहे किसी की भी हो, अपना हो, बेगाना हो, ये हो। अगर एक अराजक आदमी एक परिवार में ही अगर नरेंद्र मोदी जैसा आदमी अगर एक परिवार में अराजक आदमी जो किसी की ना सुने, किसी के का ध्यान ना दे, तो वो भी खतरनाक होता है, चाहे अपना ही हो, अपना ही खून हो। लेकिन अगर वो मोदी है तो बुरा है उस परिवार के लिए। अगर एक परिवार है, अब आप सोच सकते हैं कि कुछ अगर वो भले ही भारतीय हैं, लेकिन कुछ चोर गुजराती जो नरेंद्र मोदी के आसपास के लोग हैं, नरेंद्र मोदी द्वारा पोषित हैं, वो देश के लिए खतरा बन चुके हैं। और नरेंद्र मोदी ने ऐसी परिस्थितियां बना दी है और वेरियस वे, मतलब एक जगह नहीं, वेरियस वे से कलेक्शन किया है नरेंद्र मोदी ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को। आप ये समझिए ना कि इतना ज्यादा पैसा राइट ऑफ कर दिया, तो क्या राइट ऑफ के बदले नरेंद्र मोदी ने पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मांगा होगा, नहीं लिया होगा। अब किसी का 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ या अगर किसी के ऊपर कर्जा है, अगर उसे राइट ऑफ कर देंगे तो डेफिनेटली इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में उनसे भी लिया होगा। बहुत सी ऐसी वसूलियां हैं जो अभी तक साफ, धीरे धीरे साफ नहीं हो रही हैं, क्लियरिटी नहीं आ रही है, आ जाएगी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक चुनाव, एक क्या कहते हैं, एक साथ सभी चुनाव हो, ऐसा चाहते हैं मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी तो ये चाहते हैं कि एक पार्टी बचे, सिर्फ एक पार्टी रहे। कांग्रेस के खाते को ही सीज कर दिया है। कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी? कैसे कह सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र है? किस हिसाब से लोकतंत्र माना जा सकता है? सामने वाले का हाथ पैर बांध करके नरेंद्र मोदी अगर उस पर मुक्का बरसाएं तो नरेंद्र मोदी लड़ाके माने जाएंगे। खैर, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। खुल करके मैदान में आकर लड़ना उनके बस की बात नहीं, उनके डीएनए में वो नहीं है फाइट करना। मैं कई बार बोल चुका हूं कि किसी भी बॉर्डर से बता दीजिए कोई मोदी, शाह, पारेख, मेहता शहीद होता हो, जिसका जनाजा उसके गांव कभी गुजरात जाते हुए देखा, मैं नहीं देखा, इसलिए मैं बार बार ये बात अक्सर उठा देता हूं। कहने का मतलब यह है कि हमारे और आपके लिए बंदूक नहीं उठाते, लड़ते नहीं। अगर आज़ादी की लड़ाई के बारे में भी देखेंगे तो दो नाम गांधी जी और सरदार पटेल जी, जो कि शहीद नहीं थे। अगर शहीदों की बात करेंगे तो एक भी नहीं मिलते हैं, मुझे तो नहीं मिले कि कहीं नाम मैंने मुझे दिखा हो। तो कहने का मतलब ना देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़े, ना आज देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं सीमा पर। हाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 80 to 90% फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गुजराती हैं। सारे फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, ये फ्रॉड, वो फ्रॉड करके भागने वाले, और इनको देश से भी कोई मोहब्बत नहीं। आपने देखा कि जरा सा प्रेशर पड़ा कि भाई पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, तो ये कानून का भी सामना नहीं करते, छूट भागते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि सबसे ज्यादा भारत की नागरिकता छोड़ने वाले भी यही हैं। दूसरे देशों में जाकर के पैसे लेकर के मोदी जी प्रोवाइड करते होंगे या नहीं, जैसे भी ऐश कर रहे हैं। उनको कहां देश से क्या मतलब है? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी एनआरसी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीए लागू कर रहे हैं, दूसरे देशों से लाकर के लोगों को बसाना चाहते हैं। अपने देशों को ही बचा नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं कि भाई तुम सुरक्षित हो, यहीं रहो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यहां तो छोड़िए, लोग रोटी के लिए मरने जा रहे हैं इजराइल में, उसका जवाब नरेंद्र मोदी देते नहीं और बोलते हैं विश्व गुरु बन गया भारत और पता नहीं क्या क्या। ठीक है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश कीजिए, डू और डाई की लड़ाई लड़िए। अभी आधार के लिए सामने से अगर आप चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो जाए, कम से कम नरेंद्र मोदी से निजात मिल जाए, तो आपके पास या इस देश के पास कोई ऑप्शन नहीं है कांग्रेस के अलावा। तो फिलहाल मैं समझता हूं कि पूरे देश को खुले मन से कांग्रेस का साथ देना चाहिए, कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहिए। कांग्रेस को समझने की कोशिश कीजिए और कम से कम अपने आप को बचाने के लिए तो कांग्रेस के साथ हो जाइए ना। भले ही कांग्रेस रहे ना रहे, सरकार भले ही आए ना आए, आप ही नहीं बचोगे। वो आए ना आए वो अलग बात हो गई। तो अपने आप को बचाने के लिए किसी मजबूत पेड़ की छाया में तो खड़े हो जाइए। तूफान आया हुआ है, सब टूट फूट रहा है, उड़ रहा है, जान का खतरा है, तो कम से कम किसी मजबूत पेड़ की छाया में तो खड़े हो जाइए। यानी कांग्रेस के साथ दीजिए, कांग्रेस की छाया में खड़े हो जाइए, साथ दीजिए। हो सकता है इस देश को बचाया जा सके, बचाया तो जाएगा।
राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, सारी बातें अपनी जगह हैं और वो होके रहेंगी। जैसे मैंने कहा था कि देखिए इस तरह से भांडा फूटेगा, कब तक नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि गलदोदई करके, गांव में की भाषा है गलदोदई, यानी जबान से दोद करके, यानी जबान से अपने आप को सही साबित करके कब तक टिके रहते रहेंगे, ये देखने की बात है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश के लिए बस आपसे प्रार्थना कर सकते हैं कि देश को बचा लीजिए। ये सबका है, हमारा आपका अपना देश है जो आज खतरे में है। अगर आप नारा लगाते हैं जय हिंद, भारत माता की जय, कम से कम उस नारे की लाज रख लीजिए। एक भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी से इस देश को बचा लीजिए। नमस्कार।